गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पहुंच गए हैं आप सबके साथ, मैं और डॉक्टर विकास पादा, पंचेरी की तरफ। पंचेरी जो बहुत ही खूबसूरत है, और उतने ही खूबसूरत हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी हैं, जो बहुत ही खूबसूरत पिक्चरें बनाते हैं, डोगरा कल्चर को जीवंत रूप से हम सबके सामने लेकर आते हैं। आज हमारे साथ हैं एपिसोड 19 में श्री ओमपाल संब्याल जी। ये एक जर्नलिस्ट हैं। इनके लिए अगर मैं कहूं, फ्रॉम द न्यूज रूम टू द माउंटेन्स, फ्रॉम पॉलिटिकल थियरी टू द स्टोरी टेलिंग ऑन स्क्रीन, इनकी एक रिसेंट बगनी के ऊपर, एक इनके डोगरा कल्चर जो पहाड़ों का कल्चर है उसके ऊपर एक शॉर्ट मूवी आई। मैंने उस पर एक सिंपल रिमार्क डाला कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की है, और वो सच में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड की है। ये एक प्राउड एलुमनस हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जम्मू यूनिवर्सिटी से, सीजन जर्नलिस्ट हैं, और 20 साल से ओमपाल जी एक मिशन पे हैं to preserve the soul of Dogra through the power of films and storytelling. He has created waves. इन्होंने स्मार्टफोन के जरिए सुदूर जगहों पर जाकर मूवीज बनाई। लो बजट येट अवार्ड विनिंग मूवी द रोड, माउंटेन रूट्स एंड द मेल्टिंग स्टोन्स। नाम भी बहुत सुंदर, और उससे भी खूबसूरत ये सब शॉर्ट मूवीज। His docu-fiction works speak not only of his creative brilliance, but also his commitment to showcasing real people, local lives, and native narratives. इनकी पिक्चर में एक बहुत खूबसूरती चीज क्या होती है कि कोई भी एक्टर नोन नहीं होता। उसी पृष्ठभूमि से निकले हुए जो लोग हैं वही इनके हीरो हैं, वही इनकी हीरोइन है। Currently, he is documenting the fading traditions, folk arts, and festivals of Dogra Hills. ओमपाल जी इज एक्सप्लोरिंग इको टूरिज्म थ्रू हिज एप्पल फार्म स्टे, और आज वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं। ये एक मल्टी फैसेट पर्सनैलिटी हैं, जिमनास्ट हैं, गिटारिस्ट हैं, स्पोर्ट एंथुजियास्ट हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारे एक प्यारे प्राउड डुग्गर हैं। समवन हु बिलीव्स दैट सिनेमा व्हेन रूटेड लोकली कैन स्पीक यूनिवर्सली। मधुर भंडारकर से लेके बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इनका लोहा माना है, इनकी कला का। जम्मू कश्मीर के ऊपर एक मूवी बनी थी, शॉर्ट मूवी डॉक्यूमेंट्री, जो इन्होंने बनाई। स्टेट गवर्नमेंट ने इनको उसके लिए फेलिसिटेट भी किया है। एंड टुडे ओमपाल जी, वी आर प्राउड एंड ऑनर्ड कि आप हमारे बीच में हैं, और हम आपके कुछ शब्द हम सुन सकेंगे, हमारे व्यूअर्स सुन सकेंगे, और आपकी जर्नी को वो भी हमारे साथ एंजॉय कर पाएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम, and we are honored to have you on Tavi Tales. Welcome, Ompal ji. Over to Dr. Vikas. नमस्कार ओमपाल जी, और आपका हार्दिक स्वागत है टेलीकास्ट द तवी टेल्स नमस्कार। के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार तभी तो व्यूअर्स को भी इन एडवांस थैंक यू। सबसे पहले हम आपका इस प्लेटफॉर्म पे अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डोगरास को, उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी लाइफ जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपकी लाइफ जर्नी से हम शुरू करते हैं। तो ओमपाल जी, आप यदि अपने समय काल में पीछे जाएं, तो वो कौन सा क्षण था जब आपने ये रियलाइज किया कि डॉक्यूमेंटिंग डोगरा कल्चर थ्रू फिल्म्स वाज योर ट्रू कॉलिंग? उस क्षण की तरफ हमें ले चलें जरा। ओके, ये बहुत अनयूजुअल सी और इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि मेरा सिनेमा से कोई वास्ता रहा नहीं, और सिनेमा का मैं सी भी नहीं जानता था। और अभी मैं मानता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट, और ये किस तरह से इस पड़ाव में पहुंच गया कि मेरे सामने एक मिशन है, और मुझे लगता है कि नाउ इट इज द डायर नीड कि हम इसको डॉक्यूमेंट करें, डोगरा कल्चर को और उसकी डिफरेंट लेयर्स को। अब हुआ यूं कि मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरी अगर हम बिगिनिंग से बात करें, आई एम फ्रॉम सांबा।
मेरा बर्थ प्लेस है सांबा और मंडी खैरी, जिसे मंडी गुड़गालियां इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बोला जाता है। तो मेरे पापा आर्मी में थे और उनके साथ ही हम जहाँ जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती थी, तो हम अलॉन्ग विद फैमिली उनके साथ ही थे। तो फर्स्ट सबसे पहले जो मुझे मेरा स्कूल इनरोलमेंट सांबा में हुई थी, मॉडल स्कूल में, और जिसे हम आज की डेट में जानते हैं आर्मी स्कूल। उसके फिर हमारी जो पापा के साथ हम शिफ्ट हो गए जयपुर। फर्स्ट और सेकंड मेरी केवी जयपुर में हुई। देन वी शिफ्टेड टू जबलपुर मध्य प्रदेश। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की पढ़ाई वहां पे हुई। और देन वी केम बैक टू कठुआ, केवी लखनपुर। केवी लखनपुर में मेरा जो स्कूल की आगे पढ़ाई शुरू हुई। और मुझे लगता है कि सेवेंथ ऑनवर्ड से जो मेरा एक्सपोजर हुआ अदर देन स्कूल करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे मैं स्काउट एंड गाइड मैंने ज्वाइन किया और आई वाज सिलेक्टेड ट्वाइस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। और छोटे छोटे जो जोनल लेवल के भी कैंप होते थे वहां पे भी जाने का मौका मिला। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट परिस्थितियों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। देन स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड था, तो मेरी कोर गेम थी जिम्नास्टिक, और मैं आई रिप्रेजेंटेड जम्मू एंड कश्मीर 3 टाइम्स। फर्स्ट इन उड़ीसा, और सेकंड उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो फर्स्ट मेरा नेशनल था, सेकंड इलाहाबाद यूपी, और थर्ड हिसार हरियाणा। और उसके बाद स्कूल टाइम में जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा की, पढ़ाई में मैं एवरेज ही था। बट उसके बाद स्कूल कंप्लीशन के बाद जो ग्रेजुएशन है वो डिग्री कॉलेज कठुआ से किया, और 3 साल तक वहां पे पढ़ाई करने के बाद देन आई गॉट एडमिशन इन जम्मू यूनिवर्सिटी, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ। और 2 साल जो है बहुत अच्छे से वहां पे भी काफी एक्सपोजर मिला, और डिस्प्ले और टैलेंट होते थे। या फिर इंट्रो पार्टी हमें, जब भी आपका एडमिशन होता है तो वहां पे इंट्रो पार्टी होती है, तो मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर चुने जाते हैं। तो उस दौरान जो वहां पे कल्चरल जो प्रोग्राम था उसमें फर्स्ट टाइम जो है स्टेज पे। जी ओमपाल जी, आप बता रहे थे अपने फ्रेशर्स पार्टी पे। जी। ओके, उसमें एक स्किट और एक माइम में पार्टिसिपेट किया था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर ऑन स्टेज। उसके बाद जैसे मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस जैसे कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। और इमिडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग पीजी मैंने अमर उजाला ज्वाइन कर लिया इन 2001, स्पेसिफिकली ऑन 25 दिसंबर। तो उसके बाद मेरी जर्नी एज ए रिपोर्टर रही, और मैंने रिपोर्टिंग जो पत्रकारिता है उसको बड़ी शिद्दत से जिया। मुझे अभी तक याद है कि मैंने पहले जो 4-5 साल थे, विदाउट इवन अ सिंगल ब्रेक, मैंने एक छुट्टी नहीं ली, और दिन रात दिमाग में बस पत्रकारिता घूमती थी, वो मिशन घूमता था। फिर बाद में समझ आया कि इट्स अ जॉब और आपको बैलेंस बना के चलना है, तो थोड़ी सी मेच्योरिटी आई। बट ये है कि इस प्रोफेशन ने बहुत बहुत कुछ सिखाया। और मैं जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वो कठुआ, जो मेरा होम टाउन है, जहाँ पे अभी हमारी फैमिली सेटल्ड है, वहां से शुरू किया। और उसके बाद मुझे मौका मिला उधमपुर आने का। तो उधमपुर मेरी ट्रांसफर हुई। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं श्रीनगर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं एक ऐसे फ्लैश पॉइंट पे जाऊं और ज्यादा एक्सपोजर लूं, बड़ी बड़ी खबरें करूं। तो एक रिस्क जोन में या एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में किस तरह से डायनामिक्स होते हैं उनको समझूं। तो मैंने बहुत उनको कहा, लेकिन मुझे स्टेशन मिला उधमपुर। एंड उधमपुर में आके मेरा फर्स्ट टाइम जो क्लोज इंटरेक्शन हुआ माउंटेन से। यहाँ पे क्योंकि मैं फील्ड रिपोर्टर रहा हूँ और मैं टेबल स्टोरीज में ज्यादा बिलीव नहीं करता था, मुझे फील्ड में जाना ज्यादा पसंद था। और यहाँ पे मैंने एक रूटीन बनाई आके। एक तो चलो सिटी को तो हम फोकस करते थे, लेकिन दूर दराज पहाड़ों में जाके वहाँ की कहानियां लेके आना, वहाँ की स्टोरीज, स्कूल्स हो गए, या जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था ये मानतलाई आश्रम, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आश्रम जो है अभी कन्वर्ट हो गया इंटरनेशनल योगा सेंटर में।
तो हमें याद है कि हमने एक पूरी सीरीज, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने पूरी सीरीज चलाई थी कि कैसे ये आश्रम बना था। 1002 कनाल स्प्रेड एरिया में था, और 1975 ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जो स्कॉलर्स आते थे, योगा सीखते थे। तो वो सब चीजें, मतलब इंटरेस्टिंग फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग करने का शौक था। तो यहाँ पे हमने उस चीज को, मैंने अपने जो प्रोफेशन को बड़े अच्छे से जिया। और जैसे मैंने कहा कि उधमपुर में आके मेरा जो क्लोज तारुफ हुआ माउंटेन्स के साथ, तो वहां से मेरी एक, मतलब नेचर के प्रति इतनी ज्यादा अट्रैक्शन हो गई। और बस मैं फिर वीकेंड पे प्लान करता था कि इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की लोकल जो है अगर कोई स्टोरी है तो वो की जाए। तो इस तरह से ये जर्नी चली, और 3 साल मैं उधमपुर रहा। देन आई वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू कठुआ एज ए ब्यूरो चीफ। वहां पे मैंने 3 साल काम किया। देन आई आई वॉज ट्रांसफर्ड टू जम्मू। वहां पे 2 साल के बाद मुझे प्रमोशन मिला। एंड मेरे पास चॉइस थी कि मैं जम्मू में ही रहूं या शिमला जाऊं। तो शिमला मुझे, क्योंकि वो माउंटेन हिल स्टेशन था, तो मैंने प्रेफर किया कि थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा। देन मैंने ऑप्ट किया कि मुझे वहां पे जाना है। और मैंने 2.5 साल शिमला में बिताए हैं, और वहां पे भी जो पहाड़ की जिंदगी के साथ उसका ताना बाना, वहां के समाज को जानना, और खासकर पैदल चलने की आदत, 5 से 10 किलोमीटर रोजाना चलना। और जब आप पैदल चलते हैं तो रास्ते में बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होती है, आप बारीकियां जो है अंडरस्टैंड करना शुरू कर जाते हैं। बाइक पे हो तो आपका सीधा फोकस रहता है कि मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। लेकिन पैदल चलने का जो पद यात्रा वाला जो कल्चर है, या वो मेरे कैरेक्टर में ही वो चीज आई, वो शिमला में जाके आई। वहां पे ज्यादातर रोड्स जो हैं सील्ड रोड्स हैं, वहां पे व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। और उसके बाद फिर मेरी वापसी हुई जम्मू में ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट बाय जो यहाँ पे एडिटर थे। तो यहाँ पे मैंने 2 साल तक काम किया एज ए चीफ सब एडिटर। और मैं जो है कोऑर्डिनेशन में ज्यादा काम करता था, कि जो फील्ड का जितना नेटवर्क था, उनकी जो न्यूज आती थी उनको हमने वैल्यू एडिशन करना, कि किस तरह से कौन सा पहलू छूट गया है, कैसे हम इसको और अच्छा करें, और अगर जरूरत है तो हम खुद उस पर काम करते थे। तो मीनवाइल जब यहाँ पे 2019 तक आते आते 2020 में कोविड आ गया। कोविड के दौरान क्या हुआ कि स्कूल बंद हो गए, 2 साल तक स्कूल क्लोज रहे। एंड मेरा बेटा भी घर पे था। आई हैव अ ब्यूटीफुल सन, अभी 4th स्टैंडर्ड में है। और मैंने क्या किया कि उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाना शुरू की। तो 2 साल की मैंने क्लिपिंग्स जो है तैयार की, और वो लगभग मुझे लगता है 4 से 5 मिनट का टोटल जो है वो क्लब क्लब करके एक छोटा सा मैंने शॉर्ट स्टोरी टाइप बनाई। कि ये जो 2 साल में बच्चों पे, बच्चों की ग्रोथ और बच्चों का सारा जो संसार है घर के अंदर ही सिमट गया। तो वहां से मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि यार अगर हम इस पे कर सकते हैं तो क्यों ना मैं थोड़ा और भी ट्राई करूं, कुछ और भी चीजें देखूं। तो 2022 में जाके यहाँ पे पहली बार मुझे पता चला कि एक फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, जो इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रही थी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इनोवेशंस इंडिया, जो फर्म है मुंबई बेस्ड। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें स्टॉलवर्ड्स लाइक इम्तियाज अली, राहुल मित्रा और उमेश शुक्ला, जिन्होंने ओ माय गॉड जो फर्स्ट बनाई है, राहत काजमी, तो इतने बड़े बड़े नाम आए, बड़ा पंप एंड शो हुआ। और उन्होंने कहा कि आप स्मार्टफोन उठाइए और फिल्म बनाइए, सब बना सकते हैं। तो हमें तो ऐसा आइडिया नहीं था कि फिल्म कहाँ, हम कहाँ बना सकते हैं। लेकिन वो वर्कशॉप थी ऑनलाइन, तो उसमें इम्तियाज अली सर ने जो है छोटे छोटे टिप्स दिए कि आपको एक कहानी चुननी है, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आपकी अपनी कहानी हो तो ज्यादा बेहतर है। आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लीजिए ऑनलाइन, तो वहाँ वो म्यूजिक इस्तेमाल करिए। और आप स्टोरी टेलिंग से जुड़े हुए हो तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो फर्स्ट टाइम लगा कि यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना किया जाए। तो जैसे अभी फार्म स्टे का जिक्र आपने किया कि मैं फार्म स्टे रन कर रहा हूँ, उस वेंचर पे काम कर रहा हूँ। तो तब मैंने 2019 में यहाँ पे लैंड परचेज किया था, और वो यहाँ पे मेरा आना जाना था। तो मेरे पास यहाँ के लैंडस्केप के, स्नोफॉल के शॉट्स अवेलेबल थे। अब जब उन्होंने कहा कि भाई आपको 1 महीने के अंदर जो है
5 से 15 मिनट की एक फिल्म तैयार करनी है और सबमिट करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसकी कहानी बनाई जाए। तो फिर मैंने एक कहानी एक सोची, और वो कहानी भी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वहां से आई थी। कि जो किसी भी हिल स्टेशन पे हम जाते हैं, हम 4-5 दिन बिता के वापस चले जाते हैं, हमें लगता है सब कुछ बढ़िया है, कितना अच्छा है। लेकिन जो वहां पे रहता है उसकी मुश्किलातें भी हैं। अगर वहां पे रोड नहीं है तो रोड नहीं होने का मतलब क्या है? तो हमने तो वही मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि फिल्म का नाम रखेंगे द रोड। कि रोड, जैसे जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे रोड नहीं थी, और मैं देख रहा था कि लोगों को मक्की पिसवाने के लिए 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और जब कोई इमरजेंसी हो तो उनको पालकी पे उठा के ले जाया जा रहा है। तो वो सब चीजें एकदम क्लियर होगी। मैंने कहा इस पे हम 2 शेड्स तैयार करेंगे। पहला जो हाफ है, पहला फ्लिप, वो बताएगा कि एक टूरिस्ट हिल स्टेशन पे जाता है, उसको 2 दिन की छुट्टियां इतनी सुहानी लगती हैं। उसमें टूरिस्ट मैं ही बना था। तो उसमें बताया कि वो टूरिस्ट वहां पे गया, उसको सब कुछ कितना अच्छा लगा, उसने कलाड़ी खाई, उसने अखरोट वो हरे वाले जब लगते थे वो देखे, उसने बादल देखे, सब कुछ इतना सुहाना है, कितना बढ़िया है। लेकिन जब वो शहर में जाता है तो पीछे जो है अलग स्टोरी चलती है कि देखिए उनकी मुश्किलातें कितनी हैं। तो वो फिल्म बना के मैंने सबमिट करवा दी। और उसके बाद मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बुलाया था जम्मू में। तो मैंने वो अटेंड की और उसमें उन्होंने बताया कि फिल्म क्या होती है। मेरे मन में बड़े सारे सवाल थे कि मैंने जो सबमिट किया है वो ठीक भी है कि नहीं है। तो मैंने काफी सारे सवाल पूछे, तो उन्होंने क्लैरिटी के साथ जवाब दिया कि भाई फिल्म कोई जरूरी नहीं है कोई प्रोफेशनल एक्टर्स हों, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत अच्छे डायलॉग्स हों। साइलेंट मूवीज भी बनती हैं, और फिल्म की कोई ड्यूरेशन नहीं है। ये पता चला कि सुपर शॉर्ट क्या होती है, शॉर्ट फिल्म क्या होती है, मीडियम क्या होती है, फीचर क्या होती है। तो इस तरह से जब अवेयरनेस आई तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म इस तरह से शुरू होनी चाहिए कि जो फर्स्ट शॉट है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए, ओपनिंग शॉट, कि टोन सेट हो जाए। और मैंने जो फिल्म बनाई थी उसमें वाकई में वो ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बोल रहे हैं, और मैंने जो किया है वही मैच कर रहा था उसके साथ। तो ये सबमिशन हो गई। देन उसका जब रिजल्ट निकलना था, उससे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो इन ऑल 120 एंट्रीज थी, फ्रॉम लद्दाख, कश्मीर, जम्मू। और मैं सोच रहा था कि अगर टॉप 20 में भी कहीं आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की जो पहली लिस्ट मुझे टेलीफोनिकली बताई, तो उसमें कहा कि आपका उसमें नाम है। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी, कंसीडर हुआ है, और जो मैंने किया है वो राइट ट्रैक पे है। तो तब ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, क्या करना है। तो वो डिफरेंट राउंड्स होते हैं उसमें। तो वो अलग अलग राउंड चलते गए, और ये फिल्म वहीं पे रही, वो टॉप में रही, टॉप 10 में आई, टॉप 5 में आई, फिर टॉप 3 में आ गई। तो टॉप 3 के तो प्राइस श्योर थे। और वहां पे टॉप 3 की 70 स्क्रीन है यहाँ पे चिनार कॉम्प्लेक्स में। जी। एक सिंपल मोबाइल से बनी हुई फिल्म, जो मोबाइल कॉस्टिंग 17,000 ओनली, और उससे बनाई गई फिल्म वो 70 स्क्रीन पे सबसे लास्ट में चली, जिसका मतलब था कि आप विनर हो। बहुत तो बढ़िया। दैट वाज द मोमेंट। और इस तरह से जो जर्नी आगे बढ़ी, उसके बाद समझ में आया कि फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत बजट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में कहानी होनी चाहिए। और उसको जो भी आप सोचते हैं उसको वर्चुअल फॉर्म में, उसको विजुअल फॉर्म में ट्रांसलेट करने के लिए जो एफर्ट लगते हैं, डेडिकेशन, वो आपके पास है तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है, जब भी इवेंट आते थे तो मेरे पास कुछ ना कुछ होता था करने के लिए। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। भोपाल जी बहुत ही बढ़िया। और मेरे हिसाब से अ, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन हमारे जो फेमस डॉक्टर और हमारे प्यारे डॉक्टर विकास पादा जी और आपकी जर्नी काफी मिलती जुलती है। ये भी मैं कठुआ से उसी पे शिमला के शिमला उसी पे से शिमला से उसी पे आ रहा था मैं कि मैं कॉमन पॉइंट्स में बताऊं कि ओमपाल जी सांबा में इनका जन्म स्थान है। तो सांबा में मैंने सरकारी डॉक्टर के तौर पे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे काम किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में। कठुआ इनका होम टाउन है, मेरा भी होम टाउन है, मेरी फैमिली पेरेंट्स वहीं पे हैं। तो शिमला में ये गए 2.5 साल के लिए, मैं वहाँ 3 साल रहा हूँ। और बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली कि वहाँ जो कल्चर है पैदल चलने का, एक वहाँ मैं शुरू शुरू में गया तो वहां मैंने पूछना कि ये जगह कहाँ है जी।
तो बोलते बस ये है, तो बस ये होता है उनका 3 किलोमीटर। तो वहाँ चल चल के स्टोरीज देखना, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ कि पहाड़ों की लाइफ बिल्कुल अलग होती है, उससे भरी है, पूरी चुनौतियों से भरी है। तो जम्मू में ये रहे, उधमपुर मेरा भी जाना होता है ओपीडी के लिए। तो ये जो जगह जहाँ ये घूमे हैं वहां मैं भी घूमा हूँ। तो वो कॉमन एक फैक्टर मैं देख रहा था कि इन्होंने तो पूरी एक फिल्म के तरह अपनी लाइफ बता दी हमें, शुरू से लेके यहाँ तक। ये इनका आर्ट है, वो हमने देख लिया, ग्लिम्स देख लिया कि हमारे आगे अनफोल्ड हो रहा था कि कैसे ये स्कूल से स्टार्ट होके फिर एनसीसी के कैडेट, फिर स्टेज पे आए, और कैसे ये फिल्म की जर्नी। और कोविड का मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोविड वाज द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सी लाइव्स की ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस पीरियड में देखी। इट वाज वेरी हार्ड पीरियड, खासकर हम डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से आई, जैसे ये पत्रकार से एक फिल्म मेकिंग वाली लाइन में और एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए ओमपाल जी। तो ये एक कोविड का जिसको कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक हम देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जर्नी ओमपाल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट इन सच मैनर कि हमने एक आपकी लाइफ की एक फिल्म देख ली हमने। नहीं डॉक्टर विकास थैंक यू। जो आपका लेटर पार्ट जो है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो अनटच्ड रह गया। उसमें आपने पूछा था कि व्हाट मेड यू कि आप ये डिसीजन ले कि डुग्गर कल्चर की प्रिजर्वेशन पे काम करें। या तो देखिए, क्या है कि सिनेमा दो तरीके का है। एक सिनेमा होता है कमर्शियल, जिसमें हाई बजट और ऑडियंस को ध्यान में रख के हुआ बनाया जाता है, और दूसरा सिनेमा होता है पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा या ऑफ बीट सिनेमा जिसको बोलते हैं। उसमें फिल्में बनती हैं, वो बड़ी गंभीर विषयों पे, बड़े सीरियस विषयों पे बनती हैं, और उसमें ऑडियंस जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये उसके लिए फिल्में बनती है, और वहां पे आप जाके शोकेस करते हो। उसमें मतलब ये जो मार्केट ओरिएंटेड फिल्म नहीं होती। तो ये जैसे अब मैं जैसे काम कर रहा हूँ, और मेरा भी नॉन कमर्शियल है। हम फिल्में बनाते हैं, फिर हम सबमिट करते हैं डिफरेंट कॉन्टेस्ट या फिल्म फेस्टिवल, वहां पे शोकेस होती हैं। तो मैं एक के बाद एक 3 फिल्में जब लेके गया, और मैंने ऑब्जर्व किया, हालांकि हम मेरी फिल्मों में एक चीज कॉमन अभी तक, 3 फिल्में और 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और उसमें कुछ चीजें कॉमन है। जो बर्फबारी है, वो एक मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे बर्फबारी का मतलब कश्मीर, बर्फबारी का मतलब हिमाचल। तो जम्मू के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े लेवल पे बर्फबारी होती है, ये लोगों के दिमाग में डालने के लिए। तो पांचों जो विजुअल क्राफ्ट थे, उसमें स्नोफॉल और अच्छा खासा स्नोफॉल देखने को मिलता है। सेकेंड थिंग, जो हमारा जो यहाँ की जो लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वो भी उसमें नजर आएंगी आपको सभी में। और तीसरा, जो रूरल माउंटेन लाइफ है, टिपिकल डोगरा हिल्स की जो डे टू डे कोर्स हैं, वो कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, किस शिद्दत के साथ वो, और कितनी डिसिप्लिन लाइफ है उनकी, और कितनी जो ह्यूमन और नेचर का आपस में जो रिलेशन है, कितना रिस्पॉन्सिबली वो जी रहे हैं अपनी लाइफ को। कोई भी आपको, जैसे मैं पंचैरी की बात करूंगा, यहाँ पे जो मेरी विसिनिटी में देखने को मिलता है, आपको कोई सीमेंट का जो बैग है ना, वो नहीं मिलेगा पड़ा हुआ। आपको कोई पॉलिथीन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब रिसाइकिल होता है। आपको उनके घरों में छोटे छोटे मैट्स नजर आएंगे। इनफैक्ट मैंने भी अब जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके जो बैग्स बचे थे, तो उन्होंने मुझे बना के दिए हैं बकायदा। तो आप देखिए कि क्या जबरदस्त है कि इको फ्रेंडली अप्रोच। कोई भी चीज ओपन में नहीं फेंकेंगे। उनका सुबह उठने का जो टाइमिंग है, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे चूल्हा जल जाता है, और पूरा सिस्टम इतना सिस्टमेटिक है। और ये सब चीजें छोटी छोटी करके, जहां पे भी स्कोप लगा, हमने अपनी फिल्म से क्या हुआ कि जो एक फिल्म है, शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से वो, उसको एक्नॉलेजमेंट में मिली, और उसमें यूनिकनेस, जो यूनिक ब्लेंड उसमें आया, और काफी ज्यादा पसंद की गई ये फिल्म है। जैसे माउंटेन रूट्स की मैं बात करूं, तो अ, चलिए, इससे पहले मैं जो सवाल का जवाब देना था वो मैं दे दूं कि मुझे कैसे लगा कि ये डुग्गर पे काम किया जाना चाहिए। जब हम फिल्में लेके जाते हैं, अभी एक मैं डॉक्यूमेंट्री लेके गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और उसको वो जम्मू में हो रहा था, उसमें 150 प्लस एंट्रीज थी।
और हमारी जम्मू की लोकल फिल्में 15 थी, और उसमें मैं खुद जो है कश्मीरी फिल्म लेके गया था, और वहां पे डोगरी की एक भी फिल्म में नहीं थी। और ये ट्रेंड उसके बाद भी जो सेकंड फेस्टिवल हुआ, उसमें भी ये था कि डोगरी फिल्म गायब। और लगातार 3 फेस्टिवल में जब देखा मैंने कि डोगरी फिल्म तो है ही नहीं। हमारी एक फिल्म देखी हमने, रीत फीचर फिल्म, बहुत खूबसूरत जी। बनाई है। शायद उनका नाम भी अजय खजूरिया है शायद। नहीं, उनका बहुत पंकज बेहतरीन फिल्म खजूरिया। बनाई है उन्होंने। पंकज खजूरिया जी। जी जी। हाँ जी, पंकज खजूरी जी, ठीक। तो रीत फिल्म देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा, और वो मतलब फीचर फिल्म है वो। 2 ढाई घंटे की फिल्म है। पूरी फिल्म देखी तो मैंने कहा यार, जब ये होता है तो शॉर्ट फिल्म में क्यों नहीं आ रही है। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब ये है, इसको करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा था कि इस पे कम्युनिटी लाइफ पे कोई आइडिया देख रहा था कि कम्युनिटी लाइफ प्रेजेंट करूं, जिसमें जितने भी इवेंट होते हैं, कम्युनिटी सेलिब्रेशन कैसे होती है। तो इस आइडिया को लेकर मैं चल रहा था कि इस पे कुछ किया जाए। तो मीनवाइल मैंने ये बगनी का जो प्रोसेस है, इसको एक विटनेस किया। जब देखा मैंने, तो उसमें लगा कि इस पे काम किया जाना चाहिए। और जब उसका रिसर्च वर्क किया, जब उसको लेकर मैंने डिस्कशंस किए, और बहुत बड़े लेवल पे जो नाम है उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि इस पे रिसर्च नहीं हुआ है, इस पे काम नहीं हुआ है, हम भी सिर्फ। फिर मुझे चिंता भी हुई, अचरज भी हुआ, थोड़ा गुस्सा भी आया, और थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों है। 15 से 20 दिन की एक पूजन व्यवस्था है, और उसमें इतनी लेयर्स हैं कि आप जितनी निकालो उतनी निकल जाएंगी उसमें। इतना ब्यूटीफुल और इतना रिच कल्चर का एक एक्स्ट्रा वेगेंजा होता है, वो आपको नजर आता है उसमें। इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो वहां से आई डिसाइडेड कि भाई ये, मतलब बगनी की जो जर्नी थी, मैं 15-16 दिन जो उसमें शूटिंग में लगाए, और उसके बाद उसको एडिट करने में लगाए, तो उस दौरान मैं पूरा पक्का हो गया कि अब मुझे ये एक मिशन मिल गया है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मेरी एक्सेस है इस एरिया में, और मेरे प्रॉक्सिमिटी में सारी चीजें हैं, मुझे लोग जानते हैं, मैं रिसोर्सफुल हूँ। इस समय इस सब्जेक्ट को लेकर मैं सोचता हूं कि मैं रिसोर्सफुल बन चुका हूं। नाउ आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किसी से नहीं कह सकता कि आप इस पे काम करिए। ये जिसका मन होगा वो करेगा, लेकिन कोई करे ना करे। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं एक के बाद एक, जितना हो सकेगा, एक एक करके। और उसमें जैसे अभी नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि कुड पे करूँ। और हम कुड को एक डांस ही मानते हैं कि एक नृत्य है, और उसमें बहुत अच्छी वेशभूषा पहनी होती है, अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन उसकी जो फिलॉसफी है वो इतनी जबरदस्त है। जब आप पूरा प्रोसेस 6 महीने का फॉलो करेंगे, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि क्या मैं उसको मतलब पिक्चराइज कर पाऊंगा। और लेकिन मैं अटेम्प्ट जरूर करूंगा। नहीं, बहुत बढ़िया। भी अब अपग्रेड करना शुरू कर। बिल्कुल। जिस हिसाब से आपने बगनी का जैसे आपने बनाया है, और जो आप में एक सच्चाई है जो आपकी हर एक बात में निकल कर आती है, वही बगनी में भी दिखी। और जैसे आपने कहा कि जैसे आप कुड के ऊपर काम कर रहे हैं, 6 महीने का उसमें भी अंतराल लगेगा, तो मेरे को ये लगता है कि शायद हम अपने को प्रोजेक्ट करने में काफी पीछे रह गए हैं। तभी आप जैसे अगर युवा आगे आएंगे तो काफी हेल्प होगी। कंतारा मूवी जो बनी थी, वो भी कंसेप्चुलाइज हुई थी एज ए डॉक्यूमेंट्री ऑफ ए लोकल ट्रेडिशन। बाद में जाके वो सर, आप मूवी बनी। हैरान, आप मानेंगे हैरान, मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जब कंतारा मूवी आई, तो मैं उसी तरह से सोच रहा था कि देव संस्कृति को लेकर यहाँ पे जो बाहर से इंटरवेंशंस होती हैं, और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, मैं कुछ इस तरह से आइडिया मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मीनवाइल जब कंतारा आई, तो मैंने कहा मतलब ये कैसा कोइंसिडेंस है। तो क्यों ऐसी फिल्में तो हमारे यहाँ पे भी बननी चाहिए, यात्रा हम यहाँ भी पर बना भी सकते आती हैं। है, बिल्कुल। देव यात्रा यहाँ पर भी आती हैं, देवियों की आती हैं, देवों की आती हैं। तो वही है कि आप जैसे इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे हम कंतारा जैसे स्केल की मूवी भी डोगरी में देखेंगे। ये तो मुझे पूरी आशा है। ओमपाल जी, हम इसके आगे बढ़ते हैं। जर्नलिज्म से फिल्म मेकिंग का आपने अपना यूनिक जर्नी बताई, जिसमें 2020 एक मेजर इंस्ट्रूमेंट था। आपने अमर उजाला में इतने साल लगाए, इतना आपने सीखा और इतना कंट्रीब्यूट किया। आपका अमर उजाला
आपकी जिंदगी में एक स्टोरी टेलर बनाने में आपको कितनी अहम भूमिका निभाता है? मुझे लगता है कि 100% जो स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है, उसकी आर्टिकुलेशन है, ड्राफ्टिंग है, और किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करना, आगे चलाना और खत्म करना, और विद इन एक एक लिमिटेड स्पेस में। हम देखिए, हम फील्ड में जाते थे, और जो भी रिपोर्टर फील्ड में जाता है, उसके जो फील्ड पे जाता है, जो ऑफिस में रह के करेगा, उसके पास लिखने के लिए बहुत कम चीजें होती हैं। और जो फील्ड में जाता है, उसके पास इतना कुछ होता है, उसको गागर में सागर भरना पड़ता है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। शुरू में तो मैं इतने लंबे लंबे लेख लिख दिया करता था, तो मुझे समझाया गया कि नहीं, इसमें ये सब चीजें हैं, ये आप बाद में फीचर में कर सकते हैं। तो हमने फिर इस तरह से ड्राफ्टिंग सीखी, और धीरे धीरे तो ऐसा हो गया कि मतलब आई वॉज स्किल्ड एनफ कि मेरे पास रेफर होके खबरें आया करती थी, कि और संपादक मुझसे कहा करते थे कि भाई आपने देखी है तो इट्स ओके। तो क्यों, ये एक्सपीरियंस था। और साथ में क्या है कि जो एक बुनियादी तौर पर जो रिपोर्टर होता है, वो समझता है कि जो एक रिपोर्टर है, वो फील्ड में जाके किन परिस्थितियों से जूझ कर एक खबर ला रहा है। उसको आप ऐसे उठा के किसी मतलब कि गलत उसका सही ट्रीटमेंट ना हो, तो दुख होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि खबर खबर है, वो मैं लाया हूं या कोई फील्ड का कोई और रिपोर्टर लाया है, तो हम शिद्दत से उस पर काम किया करते थे। तो शायद वो किसी और का काम भी ले, ये मैं नहीं कह सकता कि मैं ये कहना गलत होगा किसी और, जब आप अखबार में काम कर रहे हैं, तो आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सारा काम आपका ही है। तो जब भी कहीं लगता था कि किसी और की खबर किसी लॉगिन में पड़ी है, वो सही तरीके से ट्रीट नहीं हो रही, तो हम वहां से पिक करके उसको एडिट करके तो वापस दे दिया करते थे। तो ये एक प्रैक्टिस थी, एक अपॉर्चुनिटी भी थी। आप जितना काम करेंगे उतना सीखेंगे। तो ऐसा करते करते क्या है कि ड्राफ्टिंग अच्छी हो गई, फिर सोचने का तरीका भी थोड़ा ठीक हो गया, और फिर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समसामयिक विषयों पर थोड़ा लिखना शुरू कर दिया, या कोई टीका टिप्पणी थोड़ा सा अपना कमेंट करके। तो उससे क्या हुआ कि मैंने देखा कि अगर 100 200 या 300 शब्दों का भी लिख रहा हूं, तो लोग उसको पढ़ रहे हैं और उस पे कमेंट कर रहे हैं, उस पे लिख रहे हैं। तो यानी कि आपकी जो है स्टोरी टेलिंग, वो ठीक है। तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे लगता है कि ये अगर पत्रकारिता में नहीं होता, तो फिल्म में आने का तो सवाल ही नहीं था। जी बिल्कुल। सर। तो ओमपाल जी, ओमपाल जी हमारे आप। दूसरे दूसरे हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने पत्रकारिता में इतना काम किया, और वो भी फील्ड में। पहले और मैंने और डॉक्टर विकास ने हमने कवर किया था शक्ति सिंह जी को, जो अखनूर के एक नामी व्यक्ति हैं, और फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। और आज हमारे बीच में आप हैं, कठुआ और उधमपुर की सांझी धरोहर कह सकते हैं हम आपको। आप भी उसी तरीके से फील्ड में काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सभी व्यूअर्स जो बच्चे जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, शक्ति सिंह जी को देखें, ओमपाल जी को देखें, और ये देखें कि पत्रकारिता में किस तरीके से मेहनत करने के बाद कैसा निखार आता है। वो एक अच्छे राइटर बने, आप एक अच्छे फिल्म मेकर बने, और वो भी मूवीज के लिए काफी लिखते हैं। तो ये सारा पत्रकारिता के अंदर ही हो सकता है, और आपसे दोनों से सीखने के लिए युवा पीढ़ी के पास बहुत बहुत एक अच्छा अवसर है कि जम्मू में हमारे इतने बड़े पत्रकार से परिवर्तित होके फिल्म मेकिंग और राइटिंग के ऊपर गए हैं। सॉरी डॉक्टर विकास, मेरे को लगा कि शक्ति जी को भी इसमें थोड़ा बिल्कुल सही बात है, मतलब बिकॉज हाँ। दोनों हमारे हमारे अनमोल रतन है हमारे जम्मू के धरोहर के। बिल्कुल, मतलब जैसे निखारा है पत्रकारिता ने, इनको ग्रूम किया है, और आज जिस रूप में हम ओमपाल जी को देख रहे हैं, तो कैसे इतना बढ़िया रोल प्ले करती है पत्रकारिता। तो ये हमने देखा, जीती जागती दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं हम तवी टेल्स के एपिसोड्स में ही अपने। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ओमपाल जी, आपको जैसे रोड की बात की, रोड फिल्म फर्स्ट डिक्लेयर हुई फिल्म फेस्टिवल में, और आपकी एक और फिल्म थी मेल्टिंग स्टोन्स, जिसने आपको ना सिर्फ आपने अवार्ड जीते, लोगों के दिल भी जीते। तो रोड की स्टोरी तो आपने सुना दी, तो ये मेल्टिंग स्टोन्स स्टोरी ये कहाँ से इंस्पायर हुई? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या है कि मैं कि कहीं भी कोई भी काम करता हूँ, तो साइमल्टेनियसली ये शॉट लेना और फिल्म पे कुछ ना कुछ काम मेरा चलता रहता है। तो आई वॉज डूइंग ए डॉक्यूमेंट्री, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बहुत इंस्पायरिंग। जैसे हमारा उधमपुर जिला है, इसकी एक बेल्ट है, जैसे पंचेरी, रामनगर,
या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे स्टोन ब्रेकर्स, मतलब लोग यहाँ के जो स्टोन मैसन्स जाने जाते हैं, पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानों को मैनुअली तोड़ते हैं और उसको ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। और उनकी इतनी डिमांड है, ये लोग पुंछ, राजौरी, लद्दाख तक जाते हैं। ऐसे एरियाज जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे जो दूसरी ईंटें, मिट्टी वाली ईंटें वो नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे पत्थरों का काम होता है। और इन लोगों की इतनी ज्यादा वहां पे डिमांड है, ये वहां पे जाके पत्थर तोड़ते हैं। और इनको जो पर डे के हिसाब से 1000, 1100, इवन 1200 तक भी मिलता है। तो इन पे जब बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई तो ये बात निकल कर आई कि ये जो एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर हुआ करते थे पहले। ऐसी जमीन जहां पे खेती बाड़ी करना भी मुश्किल था। और देखिए, जहां पे पत्थर नहीं, पत्थर ही पत्थर होंगे, वहां पे खेती बाड़ी नहीं है। खेती बाड़ी नहीं होगी तो आपका गुजारा कैसे चलेगा? तो ये एक किस्म की बैरन लैंड। इन लोगों ने अपने हिम्मत, हौसले और हुनर से उन पत्थरों से अपने रोजगार तलाश लिया। और जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, और हम सब कुछ हमें एट डोर स्टेप चाहिए, हम कंप्लेन करते रहते हैं। तो मैं इस डॉक्यूमेंट्री को, उस समय मेरे दिमाग में था कि मैं शहर की जिंदगी और इन जो स्टोन ब्रेकर्स हैं, इनकी जिंदगी को एक इंस्पायरिंग स्टोरी के तौर पर दिखाना चाहूंगा कि कैसे इन्होंने पथरीले लैंडस्केप को एक फर्टाइल लैंडस्केप में परिवर्तित कर दिया। और आज इनकी इतनी डिमांड है कि लद्दाख तक ये लोग स्पेशल रिक्वेस्ट पर जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री के मेरे शॉर्ट्स चल रहे थे। और मीन वाइल मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन था। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल फार्म स्टे जिस वेंचर में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो क्या हुआ कि अचानक से DIPR ने एक कंपटीशन को नोटिफाई कर दिया कि ये कंपटीशन है, आप शॉर्ट फिल्म बनाइए, और मिनिमम 15 मिनट की होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 मिनट की होनी चाहिए। और इसमें 2.5 लाख का कैश प्राइज होगा, और मुंबई जाके काम करने का मौका मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, रिनोन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो बिल्कुल मूड में नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस समय, क्योंकि इसके लिए आपको बिल्कुल खाली दिमाग चाहिए, एकदम फ्री माइंड। क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है वो एक्सक्लूसिव वर्क है। उसमें उस वो ये नहीं हो सकता कि आप जो है दो चार काम इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसमें फिल्म मेकिंग नहीं हो पाती। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स, जिन्होंने मेरा पिछला काम देखा था, उन्होंने मुझे फोन कर करके इतना परेशान कर दिया कि भाई जैसे मर्जी करो, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना। तो मैं सोच रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मीनवाइल क्या हुआ कि हैवी स्नोफॉल हो गया, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वो बंद हो गया। 2-2 फुट बर्फ गिर गई। फिर मैंने कहा ये तो भाई ऊपर वाले ने कहा है कि अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो देन वहां से मैंने वही जो डॉक्यूमेंट्री के शॉट थे, उसमें फिर मैंने फिक्शन जोड़ा, और फिक्शन जोड़ के पूरी कहानी की, और कहानी में जो कैरेक्टर्स लिए, और ये पूरी फिल्म बनी। और वो फिल्म जितना मैंने सोचा था उससे अच्छी फिल्म बन गई। शायद इसीलिए टोटल 70 एंट्रीज थे, और उसमें बहुत ही प्रोफेशनल लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड मेल्टिंग स्टोन्स। वेरी, बहुत ही अमेजिंग। ऐसी सोच आना, मतलब मैं यही सोच रहा था कि कहते हैं ना, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने वाली स्टोरीज, कि जहां हार्डशिप दिख रही है वहां से मेल्टिंग स्टोन्स। मतलब हमारा डोगरा हार्टलैंड है, डोगरास हैं, मेहनती लोग हैं, तो कहाँ से अपनी किस्मत संवारते हैं, ये पत्थरों से इन्होंने अपना करियर बना लिया। तो लोग कहते हैं पत्थर हो गया, ये हो गया, वो लेकिन इन्होंने। डॉक्यूमेंट्री देखिए, वो डॉक्यूमेंट्री स्टिल पेंडिंग, वो मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि वो एक अलग चीज है। उन शॉर्ट्स को में इस्तेमाल किया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री पेंडिंग है, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उस पर मैं जरूर बहुत काम बढ़िया, करूंगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी निकलेगी। ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंस्पायर करने वाली चीज है, और ये डोगरा और के ये करेक्टर को ये जो बताने वाली मेल्टिंग चीज स्टोन्स है। थी ये जो मेल्टिंग स्टोन्स थी, तो इसमें जो मधुर भंडारकर, उन्होंने स्पेशली वर्कशॉप में मेंशन किया था जब श्रीनगर गए थे हम। तो श्रीनगर में वर्कशॉप ली जो फिल्म मेकर्स की थी, तो उन्होंने इसको 2 बार उसमें मेंशन किया कि लुक एट द एक्सपेरिमेंटेशन, कि इसमें एक्सपेरिमेंटेशन कितना अच्छा हुआ है। देन उसमें जो लैंडस्केप हमने दिखाए थे, तो उन्होंने अपने एड्रेस में जो है LG को की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये देखिए, इस फिल्म को देख के लगता है
कि सिर्फ कश्मीर नहीं, सिर्फ श्रीनगर नहीं, जम्मू कश्मीर में बहुत सी लोकेशन है जो बहुत खूबसूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आई थिंक ओमपाल जी, आपने सीरियसली ये करके, जहाँ पे एलजी साहब भी बैठे थे और जहाँ पे मधुर भंडारकर और बाकी स्किल्ड लोग बैठे थे, आपने सभी डोगरों का नाम ऊंचा किया और आपने रीजन का नाम ऊंचा किया कि, और बहुत अच्छा आपने बोला कि सभी हार्डशिप की बात करते हैं, लेकिन जम्मू रीजन के अंदर भी, डिवीजन के अंदर भी 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो हमेशा बर्फ के अंदर रहती हैं सर्दी के मौसम में, जो शायद पूरी दुनिया रियलाइज नहीं करती। सारी दुनिया सोचती है जम्मू बिल्कुल प्लेन एरिया, इनको हार्डशिप क्या होगी, जबकि जो दर्शक हमारे बाहर के हैं, जम्मू शहर को अगर आप आगे से छोड़ दें, हर तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे और मुश्किल जिंदगी मिलेगी। कश्मीर बोल है, वहां पे आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। बट जम्मू में एक जगह से दूसरी जगह जाना, पहाड़ आपका इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत ही दुर्गम पहाड़ हैं ये। अगली हम क्वेश्चन पे जाते हैं आपके साथ ओमपाल जी। आपने बड़े महंगे कैमरे नहीं लिए, आपने कोई, जो मेरे को पता है कि कैमरों की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपने स्मार्टफोन को ही रिकॉर्डिंग का जरिया बनाया, और वो भी नॉन एक्टर्स के साथ। आपको क्या चैलेंज फेस करने पड़े, एक तो मोबाइल रिकॉर्डिंग के अंदर, सेकंड, क्या ये एडवांटेज रहा कि एक्टर जो थे वो बिल्कुल नोवाइस थे, बिल्कुल कभी जिंदगी में एक्टिंग नहीं की थी, पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे, वो आपके लिए एडवांटेज रहा या डिसएडवांटेज? ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा स्मार्टफोन और जो नॉन एक्टिंग कैरेक्टर्स थे। आप कैसे, मैं जैसे आपने कहा कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आई, यस, एक दिक्कत आई क्योंकि मेरे पास पुराने मॉडल का फोन था। अभी मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन फिल्म मेकिंग में वो नहीं, अभी मेरे पास अपग्रेडेड वर्जन अच्छा। तो तब इस फोन में इमेज स्टेबलाइजेशन का फंक्शन नहीं था। अब इमेज स्टेबलाइज देखिए, आप कोई भी शॉट ले रहे हैं तो वो बिल्कुल स्टिल चाहिए, उसको हिलना नहीं चाहिए। मैंने उसके लिए प्रैक्टिस की कि आप अपनी ब्रेथ को रोक लीजिए, सांस को रोक लीजिए। तो जब आप सांस रोकते हैं तो आपका शॉट बहुत अच्छा होता है। मैंने पूरी 2 फिल्में जो अवार्ड विनिंग फिल्में हैं, वो इसी से सांस रोक रोक के शॉट की हैं। और उससे मेरा जो है डीप ब्रीथिंग भी बहुत अच्छी हो गई, सांस रोकने का जो मेरा स्टेमिना वो भी बढ़ गया। एक तो ये चीज थी। दूसरा, जो लोकल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी काम किए हैं उसमें कहानियां लोकल हैं, किरदार लोकल हैं, और जो लोग हैं यहाँ के लोकल, उन्हीं की कहानियां हैं। तो अपनी कहानी में कोई अपना काम कर रहा है, वो अपनी बात सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है, तो वो कंफर्टेबली इतने अच्छे से बोलता है। अब मेल्टिंग स्टोन का जो देखेंगे इंट्रो, जो प्लॉट है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो इतने खूबसूरती के साथ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल आपको लगेंगे कि प्रोफेशनल एक्टर है। तो और दूसरा ये, देखिए, जब आप लोगों के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, एक ट्रस्ट जीतते हैं, तो फिर, और साथ में मैंने देखा कि जो पहाड़ी लोग हैं या हमारे डोगरा लोग हैं, ये मिलनसार हैं। ये बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं और बड़े सरल, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इनमें कोई ज्यादा ईगो नहीं है, बड़ा जल्दी आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। और आप एक बार, इन्होंने आपका ये मतलब, अगर हमारा ये एक बार कॉन्फिडेंस आपने इनका जीत लिया, तो जैसा आप कहेंगे उस तरह से एक्टिंग। और मुझे बड़ा ऐसे आसानी से शूटिंग होती रही अभी तक तो। बहुत बढ़िया है ओमपाल जी। आ, आपकी जितनी भी आपने स्मार्टफोन, पत्थर, इन सब चीजों की बातें की है, एक चीज तो निकल कर आ रही है कि आपके अंदर बहुत सॉलिड डीएनए है डोगरास का, जो कंप्लेंट नहीं करते, वो खाली काम होने पे विश्वास रखते हैं। और बहुत बधाई हो आपको कि आपने ऐसी परिस्थितियों में शूटिंग की, सांस रोक के की। हम तो खाली बगनी को देखा है हमने एक फेस्टिवल की तरह, इस 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना भी, कई लोग कहते थे बहुत बड़ी बन गई है। बट वो लोग अगर जो दोबारा अगर बगनी को देखेंगे, उसके पीछे का जो इंसान है, जिन्होंने सांस रोक रोक के आपके समक्ष वो पिक्चर पेश की है, प्लीज अप्रिशिएट दैट, सी दैट अगेन। मेल्टिंग स्टोन देखें, रोड देखें, और देखेंगे किस तरीके से एक डोगरे ने डोगरा संस्कृति के लिए, उसके बचाव के लिए, कि वो हमेशा के लिए एक डायरेक्टरी में चली जाए, एक रिपोजिटरी में चली जाए, उसके लिए कितने प्रयत्न और कितनी मेहनत की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से, इतना बढ़िया कार्य करने के लिए, डॉक्टर विकास। थैंक यू सर। बिल्कुल ओमपाल जी, बहुत ही सराहनीय। मतलब कितनी मेहनत लगती है किसी एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, मूवी को बनाने में।
तो ये आपके इन एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो मैं आगे बढ़ते हैं। ओमपाल जी, हाउ डू यू डिफाइन द डॉकू फिक्शन जेनर एंड व्हाट ड्रॉज यू टू इट एज योर प्राइमरी स्टोरी टेलिंग मोड? ओके, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। डॉक्यू फिक्शन एक जेनर है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो फैक्ट बेस्ड, जो अगर फैक्ट प्रोजेक्शन हो उसको हम डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। उसमें कोई फिक्शन नहीं होता है, उसमें काल्पनिकता नहीं होती है, आपको एज इट इज फैक्ट देने होते हैं सीक्वेंस में। जब फिक्शन आ गया तो कल्पना जुड़ गई उसमें, और डॉक्यू फिक्शन जब आप दोनों चीजों को मिक्स करते हैं तो वो डॉक्यू फिक्शन हो गया। तो मुझे ये तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट मैंने द रोड बनाई थी वो जेनर था डॉक्यू फिक्शन, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे सिनेमा का सी भी पता नहीं था। ये बाद में पता चला कि ये जेनर है डॉक्यू फिक्शन। और इसके लिए जाने जाते हैं जो अब्बास कारस्तामी हुए, ईरानियन फिल्म मेकर, उन्होंने वो बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड रहे हैं, अभी तो नहीं है वो। तो तब फिर इनके बारे में जाना, डॉक्यू फिक्शन क्या होता है। और डॉक्यू फिक्शन जो है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को द बेस्ट सूटेड जेनर। बेस्ट सूटेड कैसे? कि देखिए, जब फिल्म की बात आती है तो फिर उसमें बजट जुड़ता है, उसमें एक्टर्स जुड़ते हैं, उसमें पूरी ट्राइब जुड़ती है डिफरेंट फील्ड्स के। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है डॉक्यू फिक्शन से बेटर कोई भी मेथड नहीं है। कोई भी, आप भी चाहें तो फिल्म बना सकते हैं। और फिल्म बनाना कोई, हमने हवा बना दिया हर एक चीज का कि ये पता नहीं कितनी बड़ी बात है और ये बना ही नहीं सकते। आपको ये देखिए, जो फिल्म मेकिंग की, जो फिल्म की डेफिनेशन है, इट इज अ स्टोरी टेलिंग मेथड। आपने एक कहानी कहनी है, लोगों तक कन्वे हो गई, वो फिर अलग अलग कैटेगरी में फिल्म भी कहलाई जा सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी कहलाई जा सकती है, और डिफरेंट जनर में भी आती है। तो दिस वाज सम एक छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन अबाउट डॉक्यू फिक्शन। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ओमपाल जी, जब आप किसी भी डोगरा रिचुअल इवेंट, जैसे आप अभी कुट की बात कर रहे थे, आप आगे उस पर रिसर्च करेंगे या बगनी पे, तो ये रिसर्च का एक प्रोसेस क्या रहता है और उस प्रोसेस को आप कैसे एक अमली जामा पहनाते हैं? क्योंकि इन दोनों को जोड़ना, बिकॉज प्रोसेस जो है, जैसे आपने खुद भी बताया कि बेसिकली ये बहुत पुराने रिचुअल चलते आ रहे हैं, यू आर नॉट श्योर कि उस रिचुअल्स में, जस्ट लाइक चाइनीज विस्पर, कुछ मिस तो नहीं हो गया। उन मिस्ड कड़ियों को जोड़ना और जोड़ के प्रेजेंट करना, वो कितना मुश्किल काम है और आप उसको कैसे करते हैं? देखिए, जब आप पूरी तरीके से कन्विंस हो और कोई सब्जेक्ट आप दिल से उसके साथ जुड़ जाते हो, तो मुझे लगता है फिर ये दिक्कतें वगैरह आती नहीं है। और दूसरा, जब हम रश करते हैं प्रॉब्लम तब होती है। जब आपको पता है कि ये एक सब्जेक्ट है, ये प्रॉपर रिसर्च मांगता है और ये इसमें काफी टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा कि अभी कुड के बारे में सोच रहा हूँ और इसका प्रोसेस 6 महीने का है, साल भी लग जाए, तो जल्दबाजी किस बात की? तो रिसर्च जो है वो बेस है किसी भी इस तरह की विजुअल क्राफ्ट का। अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं है तो कल को आप किसी दिक्कत में फंस जाएंगे, आपके बहुत सारे गैप्स हो जाएंगे, आप वो कड़ियां जोड़ नहीं पाओगे। और मैं किस तरह से काम करता हूँ, माई मेथड इज कि जैसे एक आइडिया स्ट्राइक किया, और सबसे पहले तो आप कोई रिसर्च पेपर जो है वो सर्च करते हैं, कोई रिसर्च गेट पे चले गए, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि अवेलेबल क्या है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों से बातचीत। जैसे मेरी मेथड है, मैं तो जैसे चौपाल लगती है गांव में, तो मैं वहां पे बैठ के बात करता हूँ। किसी एक इंडिविजुअल नहीं, 5-6 कम से कम लोग होने चाहिए। तो एक डाइवर्स ओपिनियन आता है, डिफरेंट शेड्स उसमें कवर होती हैं। और फिर मैं या तो उसी समय नोट डाउन करूंगा, या फिर मैं जॉट डाउन करके और एक एक इंडिविजुअल के साथ मिलूंगा। ये हो गया सरसरी तौर पे। देन उसके रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर उनके साथ 1 to 1 जो है वो मीटिंग होती है, उनके साथ बात होती है। जब जैसे ये आपने सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन, विच इज वो बहुत जरूरी है। जैसे हमने बगनी बनाई, तो बगनी में ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि इसमें कोई रिसर्च पेपर नहीं था, इसमें किसी तरह की कोई राइटअप नहीं था जो एक्सटेंसिवली किया हो किसी ने। तो पूछते पूछते करते, सबसे पहले तो मैंने बगनी का जो प्रोसेस है, एक पहला मैंने अटेंड किया था, खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। वो डे टाइम का था, उसमें मसादे नहीं थे, जो सोल है इस पूरे उसकी। क्योंकि जो रात्रि पूजा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
और बेसिक जो है रात्रि पूजा है, उसमें वो मिसिंग था। तो लेकिन डे टाइम का मैंने पूरा अटेंड किया, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की ये कहाँ कहाँ पे होता है। वहां वहां पे कांटेक्ट, वहां वहां पे जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने हिमाचल के चंबा कांटेक्ट किया, मंडी के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे होता है, कुल्लू की एक बेल्ट है वहां पे है, तो वहां पे नंबर लिए, उनसे बात की। देन भद्रवा की बेल्ट है, वहां पे हमने 3 जो है जो गुराई करवाते हैं उनसे बात की कि उनका वो क्या कहते हैं इसके बारे में, कौन कौन सी शेड्स है, क्या वहां पे जाके नाम चेंज होता है। जैसे यहाँ ये जो ओवरऑल जो आयोजन है इसका नाम है गसेतन, हमने नाम रखा बगनी। अब इसके पीछे रीजन ये है कि गसेतन जैसे ही ये थोड़े से पहाड़ क्रॉस करेगा वहां पे जाके शिव प्याला हो जाता है, थोड़ी सी आगे जाएगा तो वो कुछ और हो जाता है, लेकिन बगनी इज कॉमन। राइट। तो इसलिए हमने बगनी इसका नाम रखा ताकि ये सबको टच करे। तो दिस इज हाउ ये रिसर्च, और साथ में क्या है कि आप जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, और जो विजुअली देखते हैं, जो आपका यूट्यूब पे है, वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। जब तक आप खुद जाके वहां पे उसके गवाह नहीं बनते, आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए चाहे जितना भी टाइम लगे वो देना पड़ता है और देना चाहिए। जी सर। बहुत खूब ओमपाल जी। और मैं आप अलग अलग सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो मैं लगे हाथ थोड़ी अपनी एक सजेशन दे दूं कि बसोली की फेमस रामलीला होती है। 1910 से चल रही है ना, वर्ल्ड फेमस है, नंबर 1 रामलीला भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसी जी तरीके से ना कभी आप वहां जाएं और उसके बिहाइंड द सीन्स कैसे तैयारियां होती हैं, वो भी ट्रेडिशन 100, अब 2025 आ गया है, 115 साल से चला हुआ है। तो मुझे लगता है ये जी। भी आपको एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा, कभी आपको मौका मिले उन उन बहुत 8-9 बहुत दिनों में आप इंटरेस्टिंग है। रहें। देखिए बिल्कुल। बसोली, बसोली की, क्योंकि वो कला नगरी बसोली है और वो वर्ल्ड फेमस एक आर्ट सेंटर है। तो एक बसोली रामलीला और जो बसोली पेंटिंग है, ये पेंटिंग्स। मेरे दिमाग में है, मैं इस पे काम जरूर करना चाहूंगा। और एक बात तो, कोई कश्मीर से आया था, उनको प्रॉपर हिंदी भी बोलना नहीं आती थी, और वो इस पे बसोली पेंटिंग पे उन्होंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो मेरे को इतना दुख हुआ कि यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे लोग इस पे। कोई कश्मीर से आके करेगा, और वो उनको डिफरेंट लेयर समझ में नहीं आती हैं, वो सरसरी तौर पे हो गई बस, हाँ इस पे कर दिया। तो यस, आपका सजेशन है, और ये और मुझे थोड़ा मोटिवेट करेगा इस सब्जेक्ट पे काम करने का, मैं जरूर नहीं नहीं, करूंगा मुझे, इसको। मैं चलो लगे हाथ, और मैं भी अपने जन्म स्थान का थोड़ा कर ही दूं प्रोजेक्शन। तो ओमपाल जी, आपने इतनी मूवीज बनाई हैं, अभी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, तो आपका क्या उद्देश्य, आप क्या मैसेज या फीलिंग देना चाहते हो अपने ऑडियंस को, स्पेशली यंगर जनरेशन को, थ्रू योर फिल्म्स? देखिए जो हमारा एज ग्रुप है, ये लास्ट कड़ी है, जो 2 युगों के बीच में पुल का काम करता है, प्री 90 एंड पोस्ट 90। आज की जो जनरेशन है जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो 90 के बाद में पैदा हुई है। तो उनको पिछला उसके, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, और ये जो रीसेंट जितनी भी डेवलपमेंट, सॉरी, पुराना युग कैसा था, जो मेमोरीज मेरी हैं, या जो पीसेस में ही सही थोड़ा बहुत जो कल्चर के बारे में मैं जानता था, तो वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं जानती है। तो हमारी वो थोड़ी सी जानकारी एक लिंक बनती है, और उसी को हम थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करके एक मुकम्मल तस्वीर अगर रिपोजिटरी के तौर पर तैयार करें, तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अपने कल्चर के साथ नहीं जुड़ा है, और जो कल्चरल रूट्स नहीं जानता है, ये मैं बिल्कुल श्योर हूं कि उस जनरेशन को बाद में बहुत पछतावा होता है। वो मतलब, एक एक कहते हैं, हमारे एक बॉस थे, संपादक जी, वो बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि 2 किस्म की जनरेशन होती है। एक पौधा होता है जमीन पे उगा हुआ, और एक गमले में पैदा होता है। ये जितनी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये गमले वाली जो पौध है उसको आ रही है, क्योंकि उनके रूट्स नहीं है। तो ये मैं तो इसको बिल्कुल पूरा यकीन करता हूँ इस थॉट पे। तो इसीलिए ये मुझे लगता है कि पुराने लोग इससे सहमत हो ना हो, उसको देखें ना देखें, उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है। लेकिन जो नई जनरेशन है,
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने बगनी शेयर की और उस पर कमेंट्स आए, उसमें यंगस्टर्स काफी ज्यादा थे और उनके कमेंट्स इतने अच्छे हैं और इतने मतलब मोटिवेटिंग है, इंस्पायर कर रहे हैं और मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि इस पे और काम करो आप। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत जी सुंदर, बहुत नमस्कार। सुंदर पार्ट है ये। और बहुत ही एक एक मैं आपकी विजन देख रहा हूँ कि कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। हम भी उसी जनरेशन के हैं। हमने भी वो टाइम देखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना, एंटीना को घुमाते थे, बसोली में कभी जी पाकिस्तान लाहौर का सिग्नल आता था। आज ये बात करनी हो कि इधर घुमाओ उधर घुमाओ, जलंधर दूरदर्शन आता था। तो वो समय और आज का समय, जब हम आप पंचेरी बैठे हैं, हम जम्मू से बात कर रहे हैं, तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। और आने वाले 10 साल में क्या होगा, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। बहुत ही सही बात है कि कहीं ना कहीं जो कल्चर, जिस चीज के हम गवा रहे हैं, जिसको हमने ग्राउंड पे देखा है, अगली जनरेशन में वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा कुछ होता था। तो बहुत ही प्यारा थॉट प्रोसेस और बहुत ही अच्छी विजन है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी इस सोच के लिए। ओवर टू अजय जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा जी। और मैं ना जब से आपको सुन रहा हूँ ना, कि सिंप्लिसिटी बहुत है थॉट में। आप ना कहीं तभी वो आपकी मूवीज में भी दिख रही है कि आप कंप्लेक्सिटी 1% भी आपकी किसी भी अभी तक डिस्कशन में आई है। अपने हर चीज को सिंपल तरीके से ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर आज के किस डेट में किसी को कहना हो पुरानी और नई जनरेशन में, वो 1 घंटा लगेगा समझाने में। आपने उसको पुल की परिभाषा में समझा दिया, प्री 90 एंड पोस्ट 90 को जोड़ने के लिए। अब हम आते हैं ओमपाल जी, आपके जो अभी आप जिस वेंचर पे हैं अलोंग साइड, जो है आपका एप्पल फार्म स्टे। ये आपका पैशन है नेचर के लिए, जो मूवीज में भी दिखता है, सस्टेनेबिलिटी और टूरिज्म इंटरसेक्ट करता है विद योर क्रिएटिव परस्यूट्स। अब अपने एप्पल फार्म स्टे के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि वो क्या प्रोजेक्ट है और उसमें आप क्या करते हैं, जिससे लोग अगर वहां पे आना भी चाहें तो वो आके आपसे मिलें और क्या देखें वहां पे। ओके, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें प्लांटेशन हुई है। 300+ एप्पल प्लांट्स हैं, वॉलनट प्लांट्स हैं, एप्रिकॉट है, और बीच में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होती हैं। और हमारा जो विलेज है उसके 50 फार्मर्स ऑर्गेनिक क्लस्टर के मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये ऑर्गेनिक पूरा जो एरिया है ऑर्गेनिक है। और वहां पे एक फार्म में स्टे करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अ, जो भी पिछले कुछ सालों से फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स और उनके आगे रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और वो जो फीडबैक देते हैं, और वो इतना एनकरेजिंग है, उनको इतना अच्छा लगता है। और उनको अच्छा क्या लगता है, जो रूरल मिल्यू है, जो यहाँ की जो लोकल लाइफ है, वो उनको बहुत पसंद आता है। उनको बावली से खुद पानी भरने जाना अच्छा लगता है। उनको ये अच्छा लगता है कि साथ में कोई भेड़ें लेके जा रहा है, चरा रहा है। या फिर उनको ये लगता है कि ऑर्गेनिक सब्जी कोई तोड़ रहा है या सेब कोई तोड़ रहा है। ये सब चीज मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड जो है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो दिस इज आर यूएसपी। इसी पे हम इसी एंगल से काम कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आएगा, वो सिर्फ यहाँ पे स्टे करके और ऐसा नहीं चले जाए, वो यहाँ से कुछ लेके जाए, कोई ऐसी लास्टिंग मेमोरीज लेकर जाए कि यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन हो। जैसे मैं बात करता हूँ कि आप हिल स्टेशन पे जाए, आप होटल में रहेंगे, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। और मैं एडवाइज भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप इंटीरियर्स में जाइए, लोगों के घरों में जाके रहिए, उनका रहन सहन देखिए। वो देखिए कि कैसे उनके कच्चे घर हैं लेकिन इतने साफ सुथरे और इतने इको फ्रेंडली, इतने शानदार हैं, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे। और कैसे वो जीवन उनका चल रहा है, वो इतनी प्योरिटी के साथ जी रहे हैं। तो एप्पल फार्म स्टे का कॉन्सेप्ट ये है कि चलिए आपको मॉडर्न फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन वी आर ऑल्सो रोपिंग इन जो विसिनिटी में जो और घर हैं। मैं पर्सनली एक एक घर गया हूं और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहाँ, बाकी आपका ओके है, बाकी आपकी सैनिटेशन इतनी जबरदस्त है, आप इतने अच्छे तरीके से पूरा लाइफ को कंडक्ट कर रहे हैं। और वो जो मुझे अट्रैक्ट करती है तो सबको अट्रैक्ट करती है। लोग सही में, वो जो नीचे कच्चा तल होता है जिसपे वो गोबर मिट्टी की लिपाई होती है, और देखिए हर हफ्ते का एक दिन जो तय किया होता है उन्होंने
कि संडे टू संडे यहाँ पे रविवार को तारे बोलते हैं, तो तारे वो जो है गोबर मिट्टी की लिपाई करेंगे, उसका बॉर्डर वाइट जो है उससे चूने से करेंगे। और वो चूना भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो प्योरिटी वाला होता है जो किचन में किया जाता है। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ध्रुव एक का बंच जो है, जो जो घास होती है, वो उस पे चढ़ाएंगे और माथा टेकेंगे। तो ये रूटीन है, ये हर घर में होता है। तो ऐसा कल्चर कहाँ मिलेगा? तो हमारा ये है कि हमारे पास जो आएगा हम कोशिश करेंगे और जो जितने आसपास हैं जो लोकल घर हैं वहां पे जाके रहें। और पिछले कुछ सालों से एक और जो चीज हमने शुरू की है कि लोकल प्रोड्यूस अवेलेबल करवाना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक बेल्ट है। ऑर्गेनिक यहाँ पे लहसुन बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे स्यूल बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे कलाड़ी तो आपको पता है, उधमपुर की कलाड़ी तो वर्ल्ड फेमस है। तो जो गेस्ट आते हैं, और उसमें हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, नॉट जो फाइनेंशियल गेन के लिए कोई मिडिल मैन की तरह भूमिका हमारी नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे आके कुछ कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको भी एक टेस्ट डेवलप करें कि आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से आपके जो बच्चे हैं कल कल को वो, जैसे यहाँ पे होम स्टेज जो है, होम स्टे का ये पंचेरी, चलिए पंचेरी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर हुआ करती थी इंदु कंवल चिब जी। उन्हीं के बारे और उन्होंने में एक एक्चुअली वो भी उन्होंने उन्होंने जो है यहाँ, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ के कुछ इस एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ के कुछ घरों को सिलेक्ट किया, उसकी जीआई टैगिंग करवाई। देन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और एयरसेल के साथ टाई अप किया, या एयरटेल, पता नहीं कौन सी कंपनी थी। मेरे साथ ही फिर टाई यहाँ अप पे हुआ उनका। ओके, तो ये सारा ग्रेट। तो इसलिए याद आ गया। जी जी जी। ये होम स्टे वाला जो जो यहाँ पे जो पूरे जे एंड के स्टेट में विद अथॉरिटी विद प्रॉपर प्रोसीजर, वो होम स्टे की शुरुआत यहाँ से हुई है, पंचेरी से। और इट वाज ड्यू टू हर, चिब मैडम, इंदु कंवल चिब मैडम। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ने पंचेरी को पहला टूरिस्ट विलेज घोषित किया जम्मू कश्मीर का। और उसके बाद इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया गया, और फिर 180 और गांव सेलेक्ट हुए जहां पे इस तरह के मॉडल को फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद होम स्टे पॉलिसी आई। मतलब देखिए कितना, एक आइडिया यहां से शुरू होता है, उसके बाद कितना उसको एक्सपेंशन मिलती है, और फिर पॉलिसी भी आती है। तो कुल मिला के अब हम उसी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे यहाँ पे आने का बेनिफिट मिले। और कुछ फर्म्स हैं जो हमारे कांटेक्ट में है, जैसे फोक एक्सपीरियंसेस एलएलपी, प्राइवेट कंपनी है, और उनसे मेरी बात होती रहती है, और हम उनके साथ भी कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। और हमारे एक एपिसोड में इंदु मैम, जो वुमेन्स डे था, क्योंकि हमें लगा मैम से बेहतर कोई भी हमारे तवी टेल्स में वुमेन्स डे के उस अवसर पे नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक किया। जैसे ही मैम ने वहाँ पर पंचेरी में होम स्टे का शुरू किया, तो उनका पहली कॉल आई जब वो डीसी उधमपुर थे कि मुझे अब इसकी प्रमोशन भी करनी है, इस कंसेप्ट की। तो फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे मार्केटिंग हेड था एयरटेल में, और मैम के साथ मिलके हमने ये इनिशिएटिव लिया। और इंदु मैम तो जिस डिपार्टमेंट में गए हैं, और मैं तो आज डॉक्टर विकास बहुत ही अपने को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि हमारे एपिसोड में सबकी एक दूसरे से लिंकेजेस हैं। दिस मीन्स कि हमारे जितने गेस्ट हैं वो सारे आपस में एक लुमिनरीज हैं जम्मू के लिए। और इंदु मैम के भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। और इंदु मैम भी इंसिडेंटली बिफोर मैरिज शी वॉज संब्याल, और मैम उसके बाद अब इंदु कंवल चिब है। हमारे लिए हमेशा प्राउड मोमेंट रहता है कि मैम ने इतना बढ़िया काम किया है, एक जेकेएस ऑफिसर, इतनी ब्राइट, जिन्होंने होम स्टे जैसे कंसेप्ट को एक अमली जामा पहनाया था। बाकी जगह तो सभी जगह थेरेटिकली रहता था, बट मैम ने उसके अंदर सबसे बड़ी पहल की थी। ओवर टू यू डॉक्टर विकास। इन्होंने काफी चीजें याद दिला दी, और दैट प्रोजेक्ट वाज रियली रिमार्केबल। अगर मैम हमें सुन रहे होंगे यहाँ पे, मैम थैंक्स वंस अगेन फॉर क्रिएटिंग दैट कंसेप्ट, जो हम आज भी याद कर रहे हैं इतने सालों बाद भी। डॉक्टर विकास। बिल्कुल। और बहुत ही एनलाइटनिंग एपिसोड था वो, मैम के साथ, इंदु कंवल जी के साथ। और कितने इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, कितना ग्राउंड वर्क किया।
तो अगर बात विल पे आए तो कितना कुछ किया जा सकता है और कितना कुछ किया गया है। तो ये बिल्कुल याद दिलाया उन्होंने। और मुझे उस एपिसोड की भी याद है कि कितने डाइवर्स काम, कितने बढ़िया काम मैम ने अपने करियर में अलग अलग रोल्स में किए हैं। ओमपाल जी, यू हैव worn सो मेनी हैट्स। आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट रहे हैं, फिल्म मेकर हैं, कल्चरल आर्काइविस्ट हैं, और एक नव इको फ्रेंडली एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये आपको क्या चीज है जो आपको ड्राइव करती है इतने सारे डोमेन्स में जाने के लिए? और दूसरा, इसका एक एक क्वेश्चन और मैं मेरे दिमाग में आ रहा है इसके साथ जुड़ता हुआ, कि आप जब जर्नलिस्ट थे, आपकी एक 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 वो एक होती है ना, वो सैलरीड क्लास वाली लाइफ थी, कि जॉब किया, तनख्वाह आ गई, तो एक जी। कंफर्ट जोन में वो वाली लाइफ जी। तो उसके बाद ये छोड़ छाड़ के फिर एंटरप्रेन्योरशिप में कूदना हुआ। तो इन दो लाइफ्स को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? और मतलब कुछ लोग हैं जैसे वो सोचते हैं कि हम इस मोड से उस मोड की तरफ स्विच करें, लेकिन हिम्मत नहीं होती। तो वो भी कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए शेयर करें कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जिन लोगों के मन में इनसिक्योरिटीज हैं कि हाँ, ये सैलरीड वाली लाइफ, पहली तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, ये ठीक है, आगे ज्यादा पंगा नहीं लेते। तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो ये स्विच जो है इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और दूसरा है पैशन और प्रोफेशन अगर साथ साथ हो, एक ही चीज हो, वो तो बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल है। लेकिन ये होता नहीं है। ज्यादातर लोग प्रोफेशनल जो है, मतलब अपना घर का खर्च चलाने के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए तो करना पड़ता है, लेकिन उनके पैशन कुछ और होते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके लाइफ में कोई पैशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। हमें डिफरेंट चीजें ट्राई करती रहनी चाहिए, ताकि वी एंड अप विथ फुलफिलिंग लाइफ। ये मैटर नहीं करता कि हमने कितनी प्रॉपर्टी अमास कर ली। एट द एंड ऑफ द डे जो एक फुलफिलिंग लाइफ, आपको सेटिस्फाइड लाइफ की जरूरत है। और जैसे आपने मेरा जिक्र किया कि इतनी सारी चीजों पे आपने किया, और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेचर जो है वो अपना रोल प्ले कर रही थी। जैसे मैं रिपोर्टिंग करता था, तो उसमें भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ता था। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर होती थी, कहीं ना कहीं क्लाइमेट होता था। और मुझे जैसे क्राइम पे ज्यादा रिपोर्टिंग करना इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी। तो इसी तरह से जो भी चीजें आगे हुई हैं, आप देखिए फिल्म में भी आपको नेचर ही नेचर, पूरी नेचर ओरिएंटेड है। देन अभी जिस वेंचर पे मैं काम कर रहा हूँ, इस पे भी नेचर के प्रति जो है वो थोड़ा सा आदर सत्कार है, और उसकी कंसिडरेशन है, उसकी एक स्पेशल स्थान है। तो अब कुछ लोग टिपड़ा पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मेरी जब शादी होने वाली थी तो तब टिपड़ा बनाया गया, अदरवाइज हम ज्यादा यकीन नहीं करते थे। तो वो टिपड़ा बना, तो उसमें भी जिक्र आया है कि ये नेचर को लेकर बहुत जबरदस्त लिंक है। तो जस्ट मेंशन करना चाहता था कि ये शायद यही एक रीजन था। राइट। जी सर। बहुत खूब। मतलब पैशन अलाइन करके, मतलब एक एक मुझे लगता है कि एक मन में वो चलता है बचपन से ही, कि प्रोफेशन लाइन में भी आप इसके साथ जुड़े थे, फिर आगे बढ़ते गए, वो फिल्म लाइन में भी इसके साथ है, और आपका जो वेंचर है वो भी नेचर के साथ जुड़ा है। तो बहुत बहुत सही कहा कि पैशन जहाँ हो, एक तो प्रोफेशन वैसा मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन यूजुअली ये होता नहीं है। अब मेरा प्रोफेशन कहाँ है और कहाँ मैं आके यहाँ पे मीडिया वाला काम कर रहा हूँ। तो मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मीडिया लाइन में होता, क्योंकि ये मेरे लिए एक नेचुरल वो चीज है, होस्ट करना। सोशल मीडिया पे करता हूँ, आर्टिकल लिखना तो एफर्टलेसली 10 मिनट में लिख देना। तो प्रोफेशन और पैशन अलग अलग ही चलते हैं, लेकिन जहाँ कॉम्बिनेशन हो तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल सही आपने बताया। और मुझे लगता है कि दिल आखिर करके जो दिल की बात जो है ना, अगर हम उसको फॉलो करें तो दैट इज द मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट फॉर अस। कि जब हम अपने दिल की बात, मन की बात जो कहते हैं, प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, तो हम अपने दिल की बात जो हम दिल से चाहते हैं, यदि वो वही हम परस्यू करें, तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक एक रोल के लिए हमें परमात्मा ने भेजा है इस धरती पे, तो वो हमसे वो करवा ही लेते हैं, चाहे इस टर्न से उस टर्न से हम आखिर वहां पहुंचेंगे।
जिस काम के लिए उन्होंने हमें भेजा है। तो बहुत ही अच्छा आपका उत्तर लगा मुझे, और बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी ये स्विच भी बहुत इंस्पायरिंग है। सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत बहुत सोचना पड़ता है। तो ये आपने एक स्टेप लिया, और मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अपने दिल की सुनी, बाकी चीजों की नहीं सुनी। बहुत से कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में सरकारी नौकरी छोड़ के देखा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी मेरे पेरेंट्स के मन में वो रहता है कि इसने पता नहीं गलत किया कि ठीक किया। लेकिन मुझे पता है कि वो छोड़ के मैंने, एक मोड़ आया था, आपको भी, आप भी उसके गवाह हैं, उस समय जब मुझे कठुआ से नौकरी छोड़नी पड़ी। आप वहां अमर उजाला में थे, तो वो भी जी। एक मूवमेंट थी कि मैं जॉब करूं कि ऑर्थोपेडिक्स करूं। तो जब मैं रिजाइन करने गया था अपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, उन्होंने बोला क्या रीजन है? मेरे पास ऑप्शन है, या मैं नौकरी करूं सरकारी डॉक्टर की, या मैं ऑर्थोपेडिक्स करूं। तो मैं ऑर्थोपेडिक्स चुनता हूं, ये नौकरी आपके हाथ रही। तो ये डिसीजन लेना नॉट इजी। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और यंगस्टर्स के लिए भी मैं ये कहूंगा कि जहां आपको लगता है कि आपको लगता है आप उस चीज के लिए बने हो, गो आफ्टर दैट। आपके लिए रास्ता बन जाएगा और आप कामयाबी वहां पाएंगे। ये ओमपाल जी की लाइफ उसकी एक जीती जागती एग्जांपल है। ओवर टू अजय जी। ओमपाल जी, बहुत बढ़िया रहा आपके साथ। और अब हम आखिरी क्वेश्चन के ऊपर हैं, जिससे कि, क्योंकि एपिसोड आपकी जर्नी है और जर्नी जितने अच्छे से एलेबोरेट कर सकते थे उतने अच्छे से एलेबोरेट हुई। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ ओमपाल जी कि आपका मूवी बनाने के अंदर ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? अगर आपको कोई भी बजट का कंस्ट्रेंट ना हो, माता रानी आपको इतना सशक्त कर दे फाइनेंशियली, और इतने अच्छे स्पॉन्सर्स मिल जाएं कि जी ओमपाल जी आप बनाना शुरू करो, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप किस स्टोरी के ऊपर काम करेंगे और वो क्या होगी? एक ऐसी कहानी, वैसे तो अभी मैं इन सर्च ऑफ डिफरेंट स्टोरीज अभी एक एक करके चीजों को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिक्शन पे काम करना चाहूंगा, और फिक्शन ऐसा हो जिसमें हमारी जितनी भी कलाएं, विधाएं, संगीत, नृत्य, जो डोगरा हार्टलैंड है उसके जितने भी शेड्स हैं वो सारी कवर होती हो, टच करती हुई जाए, एक हाइलाइटर हो। देखिए, अभी हमने बगनी बनाई और उसमें उसकी ड्यूरेशन थी 64 मिनट कुछ सेकंड, और लगभग 45 से 50 मिनट मसादा संगीत लगातार उसमें चला है। जी। लेकिन वो कानों को चुभता नहीं, वो बोर नहीं करता, बहुत प्यारा। वो मतलब कि आपको अच्छा लगता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर, मतलब जो कल्चर ने हमें इतनी सब चीजें दी हुई हैं, और न जाने कितनी सब चीजें हैं। तो हमें ये, अगर एक मैं कभी कोई फिक्शन बेस्ड फिल्म बना सका और उसमें सारी एक पूरा जो डुग्गर दर्शन हो जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ओमपाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट करने का मौका मिले और पूरी दुनिया में भी पता चले कि जो डुग्गर संस्कृति क्या है, संगीत क्या है, कलाएं क्या हैं, विधाएं क्या हैं, वो सारी आपके थ्रू ही जाएं और पूरे ग्लोबली एक नैरेटिव सेट हो जाए। जैसे कि आपने स्टार्ट में भी बोला, 8 डिस्ट्रिक्ट में भी बर्फ पड़ती है और वो उतना ही सुंदर है सिनिकली भी, जितना कि कश्मीर है या हिमाचल है। अ, तो इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट का अंत होता है। और आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है। एक हर डुगर यूथ को आपकी जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और वो अपनी जिंदगी में अगर उन चीजों को सिंप्लिसिटी से कहीं ना कहीं आत्मसात कर ले, तो उसका जीवन भी उसी तरीके से फुल ऑफ पैशन एंड हैप्पीनेस। आज पता नहीं डॉक्टर विकास ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप शहर में इस टाइम पे जितने भी लोग हम रह रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा फ्रेश, और बहुत ज्यादा आप सेटिस्फाइड और शांत दिख रहे हैं। इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी आबो हवा है, उसके ऊपर आप अपने पैशन और अपनी प्रोफेशन दोनों को अच्छे से मिक्स करके नेचर के साथ एक रंग में बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विकास। फॉर्मल थैंक्स टू ओमपाल संब्याल जी। ओमपाल जी, थैंक यू। ये, हाँ, आपका एंटायर तवी टेल टीम्स की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।
और अपनी लाइफ जर्नी आपने जिस तरीके से बताई, एक सांबा से आपकी शुरुआत हुई, आपका जन्म स्थान, और पंचैरी जो आपका कर्म स्थान बना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी, पूरा आपने हमें घुमाया वाया शिमला। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है आपकी लाइफ से। और ये एक मैसेज की दिल जो कहता है, आपका जो आपका पैशन है, जो उसकी अगर हम दिल की आवाज सुनते हैं तो हम सही में एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। एक आपके जो आज जिस तरीके से आपने बयान की चीजें और जिस पैशन से की हैं, मुझे लगता है कि डोगरा यूथ के लिए ये एक एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। और आपने जो डोगरा हिल्स और कल्चर और लोगों और हेरिटेज को जो हमें एक एक पिरोना शुरू किया है, उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ला रहे हैं, मूवीज में डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू जो ला रहे हैं। और ये एक आने वाली जनरेशन के लिए एक, मुझे लगता है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी का काम करेगी। क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो ये एक, मुझे लगता है, बहुत ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसके लिए युगों युगों तक आपको याद रखा जाएगा। मैं माता वैष्णो देवी, बावेली माता, सुकराला माता से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस मिशन के साथ आप चले हैं, आप, फैमिली आपकी कठुआ में है, लेकिन आप अपने पैशन के लिए पंचैरी में बैठे हैं। तो आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों, आप हम सबको इंस्पायर करते रहें, और और बुलंदियों को छुएं, आपको और अवार्ड्स रिवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिले, एनकरेजमेंट मिले। और आप दिल से जो जिस तरीके से अपने डुग्गर प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप वो कर पाएं। मेरी माता वैष्णो देवी से, माता रानी से, परमात्मा से यही प्रार्थना है। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।